अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन हमेशा आपको सामने नजर आए। हेलो दोस्तों, हाल ही में हमारे इसरो ने भारत को चांद पे पहुंचा के जो कारनामा कर दिखाया है, इससे हर भारतीय का सेना गर्व से चौड़ा हुआ है। उन सभी साइंटिस्ट और टेक्नीशियन को मेरा सैल्यूट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 23 अगस्त 2023 को फाइनली चंद्रयान 3 को यशस्वी करके भारत को चांद पर पहुंचाया और पूरी दुनिया में अपने टेक्नोलॉजी पावर का एहसास कराया। आज भारत जिस टेक्नोलॉजी के कारण चंद्रयान मिशन को सफल कर पाया है, उसका बेस है भारत की अपनी टेक्नोलॉजी यानी आत्मनिर्भर क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। सारा खेल इसी का है। आप दंग रह जाएंगे अगर इस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के भारत के निर्भर होने के पीछे का स्ट्रगल देखेंगे, और आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम चंद्रयान मिशन को 15 से 20 साल पहले ही सफल कर देते अगर अमेरिका ये घिनौना षड्यंत्र न रचता। तो ये विषय समझने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे, साल 1970 में। इसरो के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर V.R. गोवारिकर। अपने कार्यकाल में उन्होंने SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसी महत्वपूर्ण लॉन्चिंग व्हीकल्स का विकास किया। वे सॉलिड प्रोपेलेंट्स के विकास में भी अग्रणी थे। वे एक दूरदर्शी थे जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की नींव रखने में मदद की। आगे की सोच रखते हुए डॉक्टर गोवारिकर जी ने 1970 में क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी इसलिए आवश्यक होती है कि आप इसके सहारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं और इन्हें विशिष्ट ऑर्बिट तक पुश कर सकते हैं, और दूसरा हेवी सैटेलाइट्स को भी आप स्पेस में भेज सकते हैं। लगातार 5 वर्ष के कोशिश करने के बाद भी गोवारिकर जी को सफलता हाथ ना आई और इसरो ने ये रिसर्च यहाँ पे रोककर अपने दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। साल 1980-1990 में इसरो ने टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी बढ़त हासिल की। उन सालों दरमियान इसरो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन बनाने के काम में लगा। इसकी सफलता के बाद PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर काम किया और सफलतापूर्वक इसे भी पूरा किया। PSLV के सक्सेस के बाद अब इसरो के सामने GSLV यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने की चुनौती थी। लेकिन GSLV में 2 बड़ी मुश्किलें थी। पहला, हेवी पेलोड की सैटेलाइट्स, और दूसरा हेवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन। 1974 के बाद तो इस पर रिसर्च रुक गई थी। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारत ने सोचा कि अपने दोस्त राष्ट्र से मदद ली जाए। फिर भारत ने रसिया से इसके बारे में गुप्त तरीके से बातचीत शुरू की। कुछ महीनों बाद इसरो, भारत के अधिकारी और रशिया के स्पेस एजेंसी की उस वक्त की कमर्शियल विंग गल्फ कॉस्मोस के साथ एक खुफिया एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट था कि रशिया क्रायोजेनिक इंजन के टेक्नोलॉजी भारत के साथ इस हद तक शेयर करेगा कि खुद इसरो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को अपने प्रोपल्शन लेबोरेटरी में डेवलप कर सकेगा और भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब साल आया 1991। रशिया भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात फाइनल हुई। एग्रीमेंट भी साइन हुआ, लेकिन न मालूम कैसे इस तरफ से या उस तरफ से न्यूज़ लीक हो गई और इस एग्रीमेंट की भनक अमेरिका को लग गई और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि अमेरिका को पता था अगर भारत एक क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत हेवियर सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है। अब तक बाकी के जो देश अमेरिका पर लॉन्चिंग के लिए निर्भर है और जिससे अमेरिका अरबों डॉलर कमाता है, वो देश अमेरिका छोड़ भारत के पास जाएंगे और इस तरह USA के सैटेलाइट लॉन्चिंग के एक बड़े बिजनेस को झटका लगेगा। और दूसरी ओर भारत अनेक अर्थों से शक्तिशाली बनेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में US को गहरी चोट पहुंचेगी। अभी से अमेरिका को दिन में तारे नजर आने लगे, इसलिए भारत की इस क्रायोजेनिक इंजन मिशन को किसी भी कीमत पर अमेरिका रोकना चाहता था।
अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के नियम का प्रयोग करते हुए MTCR के तहत भारत और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए यानी निर्बंध लगाए। अमेरिका का कहना था कि भारत ये एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी दी ही जा नहीं सकती। सैंक्शन के बाद भारत के पास कोई भी लीगल तरीका नहीं बचा था मिशन को आगे ले जाने का, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। इस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी मिशन की खुफिया तरीके से लीड करने की जिम्मेदारी ली 2 अव्वल वैज्ञानिकों ने। यहाँ से फोकस में आते हैं डॉक्टर श्री नंबी नारायण और उनके सहकारी डॉक्टर D शशिधरन। किसी भी कीमत पर अमेरिका इस मिशन को रोकना चाहता था और यहाँ साइंटिस्ट कैसे भी करके इस मिशन को आगे ले जाना चाहते थे। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के तहत सैंक्शन की वजह से अपने प्रयोग के लिए इसरो, इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट्स का उपयोग नहीं कर सकता था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। साइंटिस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और वे रशिया के संपर्क में भी थे। डॉक्टर नंबी ने रशिया को केवल क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निकल ड्राइंग भेजने को कहा और इस पर वे आगे काम करने वाले थे। कुछ महीनों बाद खुफिया तरीके से रशिया से 7 क्रायोजेनिक इंजन भारत मंगवाए गए। अब तो प्रयोग के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध थी, ड्राइंग आ चुके थे। कुछ महीनों बाद क्रायोजेनिक इंजन भी मिल गए। अब मिशन पर काम शुरू हुआ, प्लानिंग हुई, साइंटिस्ट की टीम बनाई गई, जिम्मेदारी सौंपी गई, शेड्यूल तय हुआ, टारगेट्स अलॉट कर दिए गए। काम की रफ्तार बढ़ी, दिन रात साइंटिस्ट काम करने लगे और उनका एक ही लक्ष्य था, मिशन आत्मनिर्भर क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। पर दुर्भाग्यवश इसकी भी भनक अमेरिका को लग गई। अब तो अमेरिका बौखला गया और उसने एक साजिश प्लान की। अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के भारत में पोस्टेड स्टेशन चीफ टिम किलॉन और सुजैन ब्राउन को इसके बारे में सूचित किया। कहा कि किसी भी हाल में ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, चाहे आप उनका कत्ल करवा दो या और कुछ भी, बट दे कांट अफोर्ड इंडिया सेल्फ मेड क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। और CIA के अफसरों ने एक गंदा षड्यंत्र रचा। ये एक ऐसा षड्यंत्र था जिसमें साइंटिस्ट के सम्मान को चोट लगने वाली थी, उनके सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए जाने वाले थे, उनका करियर खत्म हो सकता था और वे इस मिशन से बाहर हो जाते और भारत का ये मिशन डिले हो जाता या पूरी तरह से रुक जाता। और इस घिनौने षड्यंत्र के लिए अमेरिका ने भारतीय व्यवस्था का उपयोग किया। उन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और इंडियन पुलिस का सहारा लिया। इसमें कुछ राजकीय लोग भी शामिल थे। अब डॉक्टर नंबी और डॉक्टर शशि पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। अब वक्त आया था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। IB की टीम केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंची। तिरुवनंतपुरम में एक फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर था, M विजयन। इसका रेपुटेशन बहुत ख़राब था। ये अनैतिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, फॉरेनर से अनैतिक मांगे करता था। एक घटना में मरियम रशीदा नामक एक मालदीव की लेडी ने, जो भारत टूरिस्ट वीज़ा पर घूमने आई थी, वो विजयन के इस बर्ताव के कारण उसकी कंप्लेंट करती है तिरुवनंतपुरम के सीनियर IPS ऑफिसर रमन श्रीवास्तव को। लेकिन विजयन की अच्छी खासी पहचान थी केरल में। उसका एक दोस्त था MS मणि, जो एक न्यूज़पेपर चलाता था। इस मणि के ऑफिस को किसी केस में IPS रमन ने तोड़ा था, तो तब से मणि रमन पर गुस्सा था और बदला लेना चाहता था। जैसे ही विजयन केस की IPS रमन ने जांच शुरू की तो मणि विजयन के साथ मिलकर अपने न्यूज़पेपर में रमन के खिलाफ लिखता था और उसका अपप्रचार करता था। तो इस दरमियान IB को ये बात समझ आई कि कैसे एक पुलिस अफसर अपने ही दूसरे पुलिस अफसर को काउंटर कर रहा था। इसी बात का फायदा उठाने का तय हुआ। IBN ने विजयन को पकड़ा। पकड़े जाने पर उसने बताया कि मरियम मालदीव से आई है और वीज़ा खत्म होने के बाद भी इलीगल तरीके से यहीं रह रही है। फिर आरोप के तहत मरियम को पकड़ा गया। अब केरल के एक दूसरे IPS अफसर थे CB मैथ्यू। उनको साथ लेकर एक FIR बनाया और लिखा कि मरियम एक मालदीवी नागरिक है और भारत घूमने आई है। लेकिन जब शक के आधार पर पुलिस ने उसके रहने की जगह पर रेड किया तो उन्हें एक डायरी और अन्य चीज़ें मिली, जिसके मुताबिक मरियम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ काम करती है और ये ISI के संपर्क में भी है। इस बात को अब अपनी प्लान के मुताबिक मोड़ते हुए FIR में ये भी लिखवाया गया कि मरियम इसी प्लान के तहत
तिरुवनंतपुरम डॉक्टर नंबी से मिलने आई है। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर नंबी क्रायोजेनिक इंजन के कुछ डॉक्यूमेंट्स मरियम को बेचना चाहते थे। ये डॉक्यूमेंट्स मरियम आगे आईएसआई को भेजने वाली थी। इधर डॉक्टर नंबी को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि उनके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर वो और उनकी टीम लैब में मिशन के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर नंबी तो मरियम नामक किसी लड़की को जानते तक नहीं थे, कभी देखा नहीं था, न कभी वे मिले थे। और यही हाल उस मालदीव की लेडी मरियम का था। वो भी डॉक्टर नंबी को न जानती थी न कभी मिली थी। ये सारा प्लान पुलिस, आईबी इंटेलिजेंस और सीआईए मिलकर एग्जीक्यूट कर रहे थे। आईपीएस मैथ्यू ने भी चीज़ों को बहुत मिसलीड किया और आखिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। भारतीय सुरक्षा संदर्भ की खुफिया जानकारी देने के आरोप में अपनी जान जोखिम में डाल भारत के क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे डॉक्टर नंबी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनको मानसिक टॉर्चर तथा शारीरिक टॉर्चर भी किया गया, यहाँ तक कि 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वे डटे रहे। वे कहते रहे ये सब झूठ है, उनको इसमें फंसाया जा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ महीने बीत गए। चूँकि डॉक्टर नंबी इस मिशन को लीड कर रहे थे, उनकी गैर मौजूदगी में मिशन का काम लगभग रुक गया। इसलिए कि ये तो सब बनाया बताया खेल था, तो आगे जाकर केरला पुलिस से बड़ी भूल हो गई। पुलिस ने बताया कि मरियम ने चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से 50,000 अमेरिकी डॉलर डॉक्टर नंबी को देने वाली थी। जैसे ही चंद्रशेखर का नाम इसमें आया तो चंद्रशेखर ने ओपनली सारी मीडिया में कहा कि वो प्रभाकर राव की कंपनी में काम करता है और इस मामले से उसका किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है, या वो किसी भी प्रकार से इस मामले में जुड़ा हुआ नहीं है। और ये प्रभाकर राव कोई मामूली इंसान नहीं था। प्रभाकर राव उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के बेटे थे, और जब देश के प्रधानमंत्री के बेटे का नाम इस केस में आया तो केरला पुलिस जड़ से हिल गई। तो बात की गंभीरता देख आईपीएस मैथ्यू ने अपना अलग स्टैंड लिया और इस मामले की जांच सीबीआई को देने की मांग की। आगे जाकर जांच में ये भी सामने आया कि मरियम के पास वैलिड वीज़ा था और वो भारत रिपीट विजिटर थी। आईपीएस रमन जिनका नाम आया था इस केस में, उनके पर्सनल रिलेशन थे उस वक्त के कांग्रेस के सीएम करुणाकरन के साथ। इस केस के कुछ आरोपों के तहत इंटेलिजेंस आईपीएस रमन के खिलाफ केरला कोर्ट में एक फर्जी केस दर्ज किया और अपील की कि आईपीएस रमन को भी इस केस में आरोपी समझा जाए। तब केरला कोर्ट ने इस अपील को ये कहते हुए खारिज किया कि रमन का इस केस से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। केस में आईपीएस रमन का नाम सीएम करुणाकरन के साथ आने से इस मामले को एक राजकीय रंग चढ़ गया। खुर्ची पाने की इस कोशिश में केरला कांग्रेस के अंतर्गत गुटबाजी के कारण सीएम करुणाकरन को अपने सीएम पद से रिजाइन देना पड़ा। बाद में बची कुछ महीनों के लिए कांग्रेस के ए.के. एंटोनी सीएम बने। फिर अगली चुनाव यानी 1996 में दूसरे पक्ष के वीएस अच्युतानंदन सीएम बन गए। तब तक सीबीआई ने मामले की गहरी जांच कर रिपोर्ट सबमिट किया और इस घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। रिपोर्ट में 2 बातों को अधोरेखित किया था। पहली बात, इंटरनेशनल षड्यंत्र के तहत क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे साइंटिस्ट डॉक्टर नंबी को इसमें फंसाया गया। यह षड्यंत्र अमेरिका के सीआईए ने भारत के इंटेलिजेंस, आईबी और केरल पुलिस को साथ रख के किया है। दूसरी बात, एफआईआर रिपोर्ट्स फर्जी थे। कोर्ट का ये भी स्टेटमेंट था, ऑल द थिंग्स आर मैनिपुलेटेड। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर नंबी को क्लीन चिट देकर मानसिक हैरेसमेंट का मुआवजा भी दिया। तो दोस्तों, अगर अमेरिका का सीआईए ये षड्यंत्र न रचता, भारत का चंद्रयान मिशन पहले ही पूरा हो जाता और हम 15 या 20 साल पहले ही चांद पर होते। और इस पूरी घटना में कुछ बात को समझना बहुत जरूरी है। पहला, कभी कभी आप जिसको दुश्मन समझते हो दरअसल वो असल दुश्मन नहीं होता। दूसरा, जरूरी नहीं है कि दुश्मन हमेशा आपको नजर ही आए। तीसरा, जिंदगी की कुछ क्षेत्रों में आपको हीरो पर्दे के पीछे गुमनाम मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।